हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। जयश्री की शादी के कुछ साल बाद ही उनके पति इस दुनिया से चले गए थे। एक बेटा था रमित। अब जयश्री का पूरा ध्यान रमित पर ही था। जयश्री एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी और रमित की पढ़ाई और परवरिश के लिए पैसे भी कमा लेती थी, जिसकी वजह से रमित को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। अच्छा स्कूल, कॉलेज, नौकरी और यूं ही साल बीतते गए। रमित की शादी भी हो चुकी थी। बहू का नाम था चारू। एक दिन चारू ने जयश्री से कहा, प्रमोशन हो गया है आपकी बहू का, आशीर्वाद दीजिए माँ। मेरा भी होता था, इसमें क्या बड़ी बात है। जयश्री को रमित से ज्यादा लगाव था। वो चारू से कोई बुरा बर्ताव तो नहीं करती थी, पर कोई खास अपनापन भी नहीं रखती थी। अगले दिन जयश्री आंगन में पौधों को पानी डाल रही थी, तभी उसके कानों से एक आवाज टकराती है, एक फूल तोड़ लूं क्या। जयश्री पलट कर देखती है और बस देखती ही रह जाती है। ये तो मिलन है। अब तुम इतने साल बाद ऐसी तो हमारी कभी बात नहीं हुई थी कि हम इतने साल बाद कभी मिलेंगे नहीं। अब देखो, मुझे अच्छा लगा तुम्हें देखकर, लेकिन मेरे बेटे रमित ने तुम्हें देख लिया ना तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, कहाँ है रमित? काफी बड़ा हो गया होगा बेटा। बड़ा भी और ताकतवर भी। पिटाई कर देगा तुम्हारी। उसकी माँ पे डोरे डालने आए हो अगर तो। तभी वहाँ रमित आ जाता है और मिलन से पूछता है, कहिए सर, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? कहीं का रास्ता पूछना है क्या? नहीं, आना तो यही था। दरअसल मैं फूल लेने के लिए आया था, एक ले लूं क्या? हाँ बिल्कुल माँ, इनको फूल दे दो ना। रमित वहाँ से अपनी कार में बैठकर ऑफिस चला जाता है। मिलन एक फूल तोड़ के जयश्री को दे देता है। अभी जाता हूँ, पर ये बताओगी वापस कब मिलेंगे? कभी नहीं, अब मत आना। हमें साथ होना होता तो जवानी के दिनों में ही हो गए होते। अब मिलने से कोई फायदा नहीं है और दुनिया वाले कई तरह की उल्टी बातें ही करेंगे। तब भी तुमने दुनिया के लिए ही साथ नहीं दिया था मेरा। रमित छोटा था, उसके पिताजी चल बसे थे। मैं उस पे ध्यान देना चाहती थी। अरे हम दोनों उस पर ध्यान दे सकते थे ना। औरतों के लिए बार बार शादी करना आसान नहीं होता। अब चले जाओ यहाँ से, इसके पहले कि कोई हमारी बात सुन ले। जयश्री को डर था कि कोई मिलन को और जयश्री को वहाँ देख ना ले, लेकिन उनका ये डर सच हो चुका था। उनकी पड़ोसन बिमला बाहर आंगन में सूख रहे कपड़ों के पीछे से उनकी सारी बात सुन रही थी। ठीक है, चला जाता हूँ। रविवार को मंदिर के पीछे खड़ा रहूंगा, दर्शन देने आ जाना। नहीं आऊंगी, और तुम भी मत आना। मैं इतने साल बाद आया हूँ, तुमको आना ही पड़ेगा। तुम रोक नहीं पाओगी खुद को। सालों पहले तुम्हारी बात मान ली थी, पर इस बार नहीं। मिलन अपना फरमान सुनाकर वहां से चला जाता है और पड़ोसन को अपना मसाला मिल जाता है। पूरे मोहल्ले में जयश्री और मिलन की बातें होने लगती है। बिमला पड़ोस में सभी औरतों के कान भर देती है। उड़ती उड़ती बात रमित के कानों पर भी पड़ती है। रमित गुस्से में तिल मिलाया सा बिमला के पास पहुंचता है। आपको शर्म नहीं आती? आप मेरी माँ की बदनामी कर रही हो। अरे रविवार को तुम्हारी माँ को बुलाया है उसने बेटा, मंदिर के पीछे। देख लेना खुद ही अपनी आंखों से। जयश्री को इस बात की भनक भी नहीं रहती कि उसकी पीठ के पीछे उसके बारे में कैसी बातें चल रही है। रमित भी जयश्री पर नजर रखे हुए था। विमला ने जयश्री के रिश्तेदारों तक भी ये बात पहुंचा दी थी। रविवार आ ही गया। जयश्री परेशान थी कि जाए या ना जाए। शाम हुई और उसे तय किया कि आखिरी बार वो मिलन को ये कहने जाएगी कि मिलन को उसकी जिंदगी से चले जाना चाहिए। जयश्री मंदिर पहुंचती है और जयश्री को देखते ही मिलन मुस्कुराता है। आ ही गई तुम। जयश्री कुछ बोले इसके पहले ही रमित बोल पड़ता है।
और मैं भी आया हूँ, रुक साले। जयश्री रमित को देख के घबरा जाती है। मिलन वहाँ से भाग जाता है। रमित और जयश्री एक दूसरे को देखते हैं। जयश्री डरी हुई है और रमित शर्मिंदा। वो बिना कुछ बोले वहाँ से घर चला जाता है। रमित जब घर पहुँचता है तो चारू उससे पूछती है, मैं सो रही थी, तब तक आप कहाँ चले गए थे? और मम्मी जी किधर है? गुलछर्रे उड़ा रही है मम्मी जी। इस उम्र में न जाने किससे मिलने गई थी। अरे मम्मी जी के बारे में ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? तभी जयश्री आ जाती है और पीछे पीछे रिश्तेदार भी। सही कह रहा है रमित, बेटा मैं गुलछर्रे उड़ाने ही गई थी। क्या क्या हो रहा है इस घर में? अरे तुम्हारी सास अभी जवान हुई है, एक आदमी से मिलने गई थी। पता नहीं कब से चल रहा है ये सब, 27 सालों से चल रहा है ये सब। वो मिलन था जिससे मैं मिलने गई थी। रमित के पिताजी की मौत के बाद उसने मेरा बहुत साथ दिया। मैं हॉस्पिटल में नर्स थी और वो कंपाउंडर, पर इतनी मदद के बाद भी उसने मेरी बराबर इज्जत की। मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, कभी मेरा फायदा नहीं उठाया। उसे मुझसे प्यार हो गया था, पर रमित मेरे साथ था और मैं रमित को अपना सारा प्यार और दुलार देना चाहती थी, किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। मिलन ने मेरी बात मानी और मुझसे दूर चला गया, पर उसने कभी शादी नहीं की। आज भी मैं उससे मिलने इसीलिए गई थी क्योंकि मैं उसे मना करना चाहती थी कि वो मुझसे ना मिले, ताकि मैं रमित की जिंदगी पर ध्यान दे पाऊं। लेकिन और रमित, तुम माँ के बारे में ऐसी बात कर रहे थे? सौतेला है ना, इसलिए मेरा होता तो शायद नहीं करता। ये क्या कह रही हो माँ जी? हाँ, हॉस्पिटल में एक औरत आई थी, कोई घर परिवार नहीं था और इसके जन्म के बाद वो चल बसी। मिलन को दया आ गई, उसने अपने घर ले जाने की बात की, लेकिन उसका कोई परिवार न होने के कारण हॉस्पिटल वाले राजी नहीं हुए। उसने मुझे और रमित के पिताजी से रिक्वेस्ट की और वो बच्चा रमित आज मुझसे। सब चुप थे। रमित को भरोसा नहीं हो रहा था। तभी चारू को पता नहीं क्या सूझा और वो बोल पड़ी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। देख रही हो माँ, आपकी हरकत की वजह से जा रही है ये भी घर छोड़कर। नहीं, तुम्हारी हरकत की वजह से। तुम अपनी माँ की खुशी नहीं देख पाए, उनसे एक बार पूछा तक नहीं कि सच क्या है, वो मिलने क्यों गई थी। बस सीधे बोल दिया कि गुलछर्रे उड़ा रही थी। तुम ये बताओ कि तुमने सोचा भी कि तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा मैं? और तुम्हारी माँ, वो कैसे रही होंगी अपने पति के बिना इतने साल? हर इंसान को किसी के साथ की जरूरत होती है। पर मैं क्या कर सकता हूँ माँ के लिए? मुझे इस घर में रखना है तो इस घर में एक शादी होगी मम्मी जी की, उस आदमी के साथ जिससे माँ मिलने गई थी। वरना इस घर में जैसे सासू माँ अकेली रह रही है, तुम भी रहकर देखो। बहुत मनाने पर भी चारू मानती नहीं और अमित को माँ की शादी के लिए मना लेती है। माँ बहुत मना करती है, मगर चारू की जिद के आगे किसी की नहीं चलती। रमित सब रिश्तेदारों को बुलाता है। रिश्तेदारों को लगता है कि सास के पुराने प्रेमी की कहानी सुन के चिट खा लेंगे, लेकिन जब रिश्तेदार घर पहुंचते हैं तो देखते हैं जयश्री मंडप में बैठी हुई है और रमित अपनी माँ का कन्यादान कर रहा है। तुम नहीं होती तो मैं अपनी माँ का अकेलापन और दर्द कभी समझ नहीं पाता। एक औरत दूसरी औरत के दर्द को समझती है, इसीलिए मैं मम्मी जी की शादी करवा पाई। अब ये बताओ, इनको हनीमून पर कहाँ भेजना है? उम्र के हिसाब से तो वृद्धाश्रम भेजना चाहिए।